जब मैं आपके रील्स वगैरह देखा करता था, तो मैं सोचता था कि यार ये आदमी जेन्युइन आदमी है। क्योंकि मैंने आज तक, मैं आपके मंच पे कह रहा हूँ, आज तक मैंने कभी किसी को गुरु के तौर पे नहीं देख पाया हूँ। कई बार दिन में ख्याल आता है, यार छोड़ो यार, अब बहुत तमाशा हो गया, बर्दाश्त नहीं होता, छोड़ो। बिल्कुल ये मत मानिए कि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में सदा के लिए आई है। ज़िंदगी में सदा के लिए तो एक ही चीज़ होती है, उसको याद रखिएगा। बाकी सब कुछ ज़िंदगी में आता है आपको कुछ बनाने के लिए। किसी भी रिश्ते को तब तक हम क्यों अपनी ओर से तोड़ें जब तक उस रिश्ते में अभी कुछ सीखने के लिए बाकी है। मेरी वाइफ, वो कहती है कि अपना तो शादी की नहीं है, तुमको भी ऐसे ही बना दे रही है। उनको बस एक बात बोलिएगा मेरी ओर से, दुनिया में प्रेम का एक ही स्रोत है, अध्यात्म। ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये बड़ी बड़ी ताकतों का एक बहुत इनका सिंडिकेट चल रहा है। ये छोटे छोटे स्तर पे नशे को ले आया। भीतर से वासना बिल्कुल उबल रही है और गांव का माहौल ऐसा है कि उसकी पूर्ति नहीं हो सकती और शादी होगी नहीं क्योंकि रोजगार नहीं है। शादी भी नहीं हो सकती, किसी स्त्री से साधारण बातचीत भी नहीं कर सकते क्योंकि संस्कृति ऐसी नहीं है और वासना भीतर से उठ ही रही है और जितना रील्स देखते हैं उतनी वासना उठती है। तो फिर क्या करोगे? हैप्पी टीचर्स डे आचार्य जी। आचार्य जी मेरा नाम, और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं जो एक पुलिस का माहौल होता है, उनसे थोड़ा डिफरेंट मेरा संवेग है। कई जगह पे ऐसा होता है, मुझे लगता है कि कोई आदमी सही है, मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन बैकअप में इतना प्रेशर आ जाता है, लोगों की अप्रोचेज आ जाती हैं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है। जो मेरा लहजा है नौकरी करने का, उसकी वजह से मैंने कई बार बहुत तकलीफें सही हैं। कई बार ट्रांसफर्स हुए हैं, कई बार लोगों के अलग अलग षड्यंत्र का मैं शिकार होने से बचा हूं। मगर मैं ऐसा कहता हूं कि मैं ना तो मैं यहाँ किसी को खुश करने आया हूं। जो मुझे सही लग रहा है, अगर कोई बात सही है, तो क्यों ना उसका समर्थन किया जाए। क्यों हम किसी महज दो वक्त की रोटी के लिए ही क्या हम किसी गलत का साथ दे दें। लेकिन ये तो मेरी पर्सनल की बात है, मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन क्या ये बात वाकई में एक बड़े स्तर पर व्यवहारिक तल पे ये संभव है क्या? इस संबंध में आचार्य जी थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करें, ताकि मैं अपने आप को और मजबूत स्थिति में पाऊं कि मैं जिस रास्ते पे हूं, इनफैक्ट मैं बेहतर रास्ते पे हूं। जी। देखिए, व्यवहार करना तो व्यवहार करने वाले पर है ना। जब भी ये प्रश्न आएगा कि क्या अमुक व्यवहार संभव है, तो उत्तर यही दिया जाएगा, किसके लिए। तुम कर लो तो संभव है, तुम ना करो तो असंभव है। बात तुम्हारे चुनाव की होती है। वैसे ही जब भी प्रश्न आएगा कि क्या सामाजिक तौर पर कोई चीज संभव है, तो उत्तर ये आएगा कि समाज कुछ नहीं होता, व्यक्ति होता है। व्यक्तियों से समाज बनता है। जो व्यक्ति के लिए संभव है वो समाज के लिए भी संभव है। व्यक्ति चुनाव कर ले तो संभव हो जाएगा। व्यक्ति चुनाव कर ले तो संभव हो जाएगा। समाज की अपनी थोड़ी कोई चेतना होती है। समाज एक कॉन्सेप्ट है, समाज एक सिद्धांत है ना, बस। जी जी जी। चेतना व्यक्ति में होती है, सिद्धांतों के पास थोड़ी चेतना होती है ना। जी। अब बात आती है कि देखिए, जब जन्म ही जन्म भर के लिए नहीं होता, तो कोई नौकरी क्या जन्म भर के लिए होगी, है ना। हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो एक तरह का संबंध होता है। नौकरी से भी हमारा एक संबंध होता है, एक किसी घर से भी हमारा संबंध होता है, व्यक्तियों से हमारा संबंध होता है, वस्तुओं से हमारा संबंध होता है। हम्म? ये सब हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। स्थायी रिश्ता तो हमारा एक से ही है, उसको मुक्ति बोलते हैं, आकाश बोलते हैं। उसी से हमारा स्थायी रिश्ता है कि ये तो हमारी परमानेंट रिलेशनशिप है। बाकी सब तो जीवन में इसलिए आते हैं कि वो सिखा दे हमें कुछ और हम सीख कर आगे बढ़ जाए। अब भारतीय संदर्भ में ये होता है, विशेषकर जब कोई मनचाही नौकरी हो, तो ये ख्याल ही नहीं आता कि ये भी एक रिश्ता है जो हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। और यदि एक दिन ऐसा आता है जब रिश्ता अपनी उपयोगिता पूरी कर ले, तो हमें आगे बढ़ जाना है।
कई बार रिश्ते हमें यही सिखाने के लिए आते हैं कि रिश्तों को कहां तक झेलना है। आप अपने लिए कुछ सिद्धांत बना रहे हैं, आपके आसपास का माहौल बिल्कुल ऐसा हो सकता है जो उन सिद्धांतों की पूर्ति ना होने दे। तो फिर आपको अपनी ताकत जागृत करनी है कि नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं इसी नाव पे चलता हूं और मुझे ऐसे ही चलना है। और फिर होते होते हो सकता है एक दिन ऐसा आए जब आप कहें कि साहब ये लड़ाई व्यर्थ ही है, ये लड़ाई व्यर्थ ही है, क्योंकि इस लड़ाई का उद्देश्य तो ये था कि मैं सीख पाऊं इस लड़ाई से। इस लड़ाई का उद्देश्य ये था कि लड़के मेरी ताकत जागृत हो। जो कुछ मैं सीख सकता था इस रिश्ते से, इस लड़ाई से, इस नौकरी से, मैंने सीख लिया। जितनी ताकत मेरी इस नौकरी से, रिश्ते में जागृत हो सकती थी वो हो गई। अब मुझे आगे बढ़ना है ना। ये जो ताकत मैंने जगा ली है, अब इस ताकत का मुझे एक व्यापक स्तर पर सदुपयोग करना है। शायद उतने व्यापक स्तर पर सदुपयोग नौकरी में रहते हुए हो भी ना सकता हो, क्योंकि नौकरी की अपनी परिसीमाएं होती हैं। नौकरी का मतलब ही होता है कि यहाँ पर आपके लिए ये सीमा खिंची है, यहाँ ये रेखा खिंची है, इससे आगे नहीं जाओगे, इससे पूछ के करोगे, कभी भी तबादला हो सकता है, कभी भी कुछ भी, 50 बातें। हाँ, कहिए कहिए। कुछ भी हो सकता है, तो यकीनन कभी कभी इतना अनचाहा हो जाता है कि एकदम झकझोर देता है। कहीं गया हूं, कोई बात है, किसी का फोन आ जाता है, किसी प्रकार की कोई भी प्रेशर आती है, तो जी मुझसे हो नहीं पाता है। तो कभी कभी जैसा आपने कहा कि नौकरी के आगे भी एक सीमा होती है, तो कई बार दिन में ख्याल आता है कि यार छोड़ो यार, बहुत तमाशा हो गया, बर्दाश्त नहीं होता, छोड़ो उसे। नहीं, उससे अलग भी कुछ हो सकता है, उससे बेहतर भी कुछ हो सकता है। उससे बेहतर ये होता है कई बार कि अगर आपने कोई सही चुनाव कर ही लिया है कि मुझे तो इसी तरीके से, इसी केंद्र से संचालित होना है, कुछ बातों पे मैं समझौता नहीं करूंगा, कुछ बातें बिल्कुल ईमान की हैं, वहां डगमगाऊंगा नहीं। हुँ? और आपके आसपास की व्यवस्था आपसे कह रही है नहीं, तुम जिस केंद्र पे हो उस केंद्र पे काम चलेगा नहीं, तो फिर कई बार इस बात की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि आप व्यवस्था को त्यागें। आपके लिए सांत्वना, राहत के तौर पर यह आ जाता है कि व्यवस्था ने ही आपको त्याग दिया। जी, बात समझ रहे? ये मेरा भी कुछ हद तक व्यक्तिगत तरीका रहा है काम करने का कि एक रिश्ते में हम और तुम, मान लीजिए तुम माने नौकरी, मैं और नौकरी एक रिश्ते में है, तो चलूंगा तो मैं अपने केंद्र से ही, और मैं तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहता, अपनी ओर से छोड़ूंगा भी नहीं। जी, चलूंगा तो मैं अपने तरीके से ही, और अपने ऊपर मैं बेवफा होने का इल्जाम भी नहीं लूंगा। जी, हाँ, तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना है तो तुम ही मुझे छोड़ दो। ये भी एक तरीका हो सकता है, हमेशा नहीं ये कामयाब होता। जी, जी, हाँ, पर वो आपको छोड़े या आप उसको छोड़ो, वो बहुत पीछे की बात है। असली बात यह है कि जो केंद्र पकड़ रखा होता है ना, उसको नहीं छोड़ना होता। उसके बाद वो केंद्र आपसे जो छुड़वा दे वो छुड़वा दे, और अगर उसने कुछ छुड़वाया तो ये बात शुभ ही होती है। हम्म? बिल्कुल ये मत मानिए कि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में सदा के लिए आई है। ज़िंदगी में सदा के लिए तो एक ही चीज़ होती है, उसको याद रखिएगा। बाकी सब कुछ ज़िंदगी में आता है आपको कुछ बनाने के लिए, आपके भीतर जो छुपा हुआ है उसको प्रकट करने के लिए। उस पर लगातार ध्यान देते रहिए, ठीक है? कोई नहीं जानता कि भविष्य तभी शुभ है जब इस दिशा में जाए। हो सकता है भविष्य कहीं बेहतर हो, कहीं ज़्यादा शुभ हो अगर किसी दूसरी दिशा में चला जाए। साथ ही साथ किसी भी रिश्ते को तब तक हम क्यों अपनी ओर से तोड़ें जब तक उस रिश्ते में अभी कुछ सीखने के लिए बाकी है बात, जी, है ना? जब तक अभी कुछ सीख रहे हैं नौकरी से, काहे के लिए दूर भागें? लगे रहेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। बाकी चीजें तो विभाग और नियम कायदे संचालित करेंगे। साहब, नौकरी का मतलब ही यही होता है कि मैं नौकर तुम मालिक। तो जिस दिन हमने अपना माना था, सहमति दी थी कि आज से हम आपके नौकर हुए, उस दिन ही हमने कुछ शर्तों को तो स्वीकार कर ही लिया था, और अब उन शर्तों से पीछे नहीं हटेंगे।
लेकिन उन शर्तों में कहीं भी ये तो नहीं था ना कि मुझे अपना ईमान बेचना पड़ेगा, तो वो ईमान नहीं बिकेगा। सत्यनिष्ठा लगातार रहेगी। और उस सत्यनिष्ठा के साथ हम काम करने का भरसक प्रयास करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब या तो हम तुमसे आगे निकल जाएंगे या तुम ही हमको त्याग दोगे। जब वो दिन आएगा तब देखा जाएगा, तब तक कोई समस्या नहीं। जितनी भी आप हमें चुनौतियां दे रहे हैं, सिस्टम, ये व्यवस्था आपको जो भी चुनौतियां दे रहा है, उनको यही मानिए कि वो आपकी ताकत बढ़ाने के लिए चुनौतियां आ रही हैं। कभी कभी बहुत टकराव होता है, फिर इससे थोड़ी झुंझलाहट होती है। तब इनफैक्ट कभी कभी मुझे ये लगता है कि यार अब छोड़ो, अब और छोड़ने का मैं प्रयास काफी दिनों से कर रहा हूँ। लेकिन जो आपने बात बताई कि मैं तो नहीं तुम्हें छोड़ूंगा, अब तुम्हें दिक्कत है तो तुम ही मुझे त्याग दो, तो फिर कभी कभी लगता है कि यार चलने दो अभी। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोगों की एक ही सही है, तो यार एक ही व्यक्ति सही, लेकिन हमारा रहना बहुत जरूरी है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि किसी व्यवस्था में अगर एक सही आदमी है तो ये बात उस व्यवस्था के लिए अच्छी होती है। लेकिन ये भी तो समझिए ना कि एक ही व्यवस्था थोड़ी होती है। आप उस व्यवस्था के भीतर एक सही आदमी की बात कर रहे हैं, पर व्यवस्था कोई एक ही थोड़ी होती है जो सही आदमी की जरूरत में हो। कितनी व्यवस्थाएं हैं जो पुकार रही हैं कि हमें भी सही आदमी मिले। भाई, दुनिया की कोई भी व्यवस्था ले लीजिए, बहुत छोटी सी कोई व्यवस्था ले लीजिए, बिल्कुल कहीं पे कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पे मुश्किल से 12-15 लोग काम करते हैं, उनको भी तो सही आदमी चाहिए, एकदम छोटी। और आप एक बहुत बड़ी व्यवस्था ले लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ले लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो भी चाह रहे हैं कि उनको सही आदमी मिले। जी जी। तो सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि आपके विभाग की ही जो व्यवस्था है उसको ही अच्छे लोगों की जरूरत है। अच्छे लोगों की जरूरत दुनिया में हर जगह है। तो आप अपने केंद्र को बिल्कुल मुट्ठी भींच कर और दांत भींच कर पकड़े रहिए और कहिए कि जितने मुझे काम दिए जाएंगे सब करूंगा, लेकिन सही केंद्र से करूंगा। उसके बाद जो होगा वो राम देखेंगे। एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि आप ऊब जाओ, बिल्कुल ही विरक्त हो जाओ कि हो गया, अब मेरा समय यहाँ पूरा हुआ। एक समय ऐसा भी आ सकता है, आगे अशुभ है, एक समय ऐसा आ सकता है कि आपका विभाग आपसे ऊब जाए, कहे कि भैया बहुत हुआ, हम तुमसे ऊब गए। जब वो होगा वो भी देखा जाएगा। जब तक वो नहीं हो रहा तब तक अपनी क्षमता अनुसार और अपनी अपनी पूरी सत्यता को पकड़े हुए आपके जो भी काम है उनको करते चलिए, आगे का काम अपने आप हो जाएगा। अच्छा जी, एक बात और है हाँ। कि जब से आपको सुनना तो मुझे लगता है इससे पहले मेरी ये सिचुएशन बहुत टफ थी। सिचुएशन बहुत टफ थी सच में, कभी कभी अवसाद की स्थिति में चला जाता था मैं। लेकिन आपके सेशन से जुड़ने के बाद में, चूंकि मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी स्वयं रहा हूँ, जब मैं आपके रील्स वगैरह देखा करता था, तो मैं सोचता था कि यार ये आदमी जेन्युइन आदमी है। क्योंकि मैंने आज तक, मैं आपके मंच पे कह रहा हूँ, आज तक मैंने कभी किसी को गुरु के तौर पे नहीं देख पाया हूँ। तो वो बात ही नहीं थी जो नैसर्गिक बात होनी चाहिए, जो तार्किक बात होनी चाहिए, वो चीज है नहीं, सूट ही नहीं करती थी। आपके आने के बाद से जो मेरा लहजा है नौकरी करने का, जो मेरे सोचने का तरीका है, एक बहुत, जो आपने कहा कि मुट्ठी भींच के, बस वही बात मैं कहता हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ किसी को खुश नहीं करने आया हूँ। मैं जैसा हूँ मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ। तो आपके सेशन से जुड़ने के बाद में ये चीजें क्लियरिटी आई है, और एकदम दम से ये चीज मेरे अंदर आई है कि जो है सो है। नौकरी है तो ठीक है, अगर नहीं भी है, जानी भी पड़ी, अगर चली भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में करने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ये मैंने पाया है। एक समस्या आचार्य जी और है, मेरी वाइफ है। तो एक तो मैं पहले से ही बहुत अलग किस्म का इंसान हूं। जब से मैंने आपको सुना है, कभी कभी मौका मिला है तो उनको सुनाते हैं, तो वो आपसे बड़ा चिढ़ती जैसी हैं। वो कहती हैं कि अपना तो शादी की नहीं है, तुमको भी ऐसे ही बना दे रही हैं। तो मैंने आपके कई सारे वीडियोज उनको भेजना शुरू किए, खासतौर से नारी सशक्तिकरण पे। और हमारे लोगों के एजुकेशन में गैपिंग काफी ज्यादा है, तो वो अपनी परंपराओं पे, मान्यताओं पे ही टिका हुआ जीवन पाती है सारा। अगर मैं उनसे कह दूं
कि आप मंगलसूत्र पहनती हैं तो लाओ एक मंगलसूत्र हम भी पहन लें, दोनों लोग मंगल करेंगे, कुछ मंगल तुम्हारे पहनने से होगा, कुछ मेरे मंगलसूत्र पहनने से होगा। तो वो बड़बड़ाने लगती है आपके नाम पे कि तुमको तो आचार्य जी जैसा बता देते, तुम तो जब से वो देखने लगे तुम घर परिवार बिल्कुल भूल ही गए हो। मैं अब आपके वीडियोस उनको देता हूं मैं, तो मैंने ये पाया है कि धीरे 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 उनमें चेतना का विकास हो रहा है। पहले वो देखती नहीं थी वीडियो, बैठ के मैं दिखाता था, मेरे दोनों बच्चे देखते हैं, अब वो देखने लगी हैं, देखते देखते अब वो इस स्तर पे आ गई हैं कि वो अब आपकी बात को सुन के मुस्कुराना सीख गई, मतलब मुस्कुराती हैं। तो मुझे ये देख के काफी अच्छा लगता है कि चलो चीजें असर डाल रही हैं धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपका प्रभाव उन पे भी पड़ रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि वो बदल जाएं। तो मैंने उनसे कई बार कहा कि आप कुछ काम करो, तो वो हमसे कहते अगर मैं काम करूंगी तो तुम मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाओगे, इनफैक्ट हम पूरे दिन बात नहीं कर पाते हैं और समय उनको बिल्कुल नहीं दे पाते। तो उनका यही खतरा है कि जब से आचार्य जी जीवन में आया है, तो इस पे बड़ा प्रकाश डाल दीजिएगा कि उनके जीवन में क्या बदलाव हो सकता है। उनको बस एक बात बोलिएगा मेरी ओर से, दुनिया में प्रेम का एक ही स्रोत है, अध्यात्म। जी। ठीक है ना? और आम तौर पर लोगों को बहुत इससे उल्टा वहम हो जाता है और डरने लग जाते हैं। लोगों को लगता है कि अध्यात्म साथी के जीवन में आएगा या घर में आएगा तो प्रेम कम हो जाएगा, जबकि बात उल्टी है। इस दुनिया में प्रेम होता कहाँ है? प्रेम तो अध्यात्म सिखाता है ना। जहाँ अध्यात्म आता है वहाँ पहली बार हम्म ज्ञान की वर्षा होती है और प्रेम के फूल खिलते हैं। हम्म? आज जिनकी हम बात कर रहे थे, संत कबीर की, कितना प्यारा कहा है उन्होंने, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, हम्म? अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राई। तो प्रेम सिखाना तो ज्ञानियों का, संतों का काम है ना। तो ज्ञान जिस भी घर में आएगा वहां प्रेम बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। हम्म? तो पति पत्नी, माँ बाप, बेटा बेटी डरा ना करें। बस ये होता है कि हम हम जो छवियां लेकर के चल रहे होते हैं, कई बार उन छवियों को आघात लगता है तो हमें बहुत डर लगने लगता है, और बहुत सारे वहम भी हो जाते हैं, गलतफहमियां भी हो जाती हैं। हमको लगता है, क्योंकि छवियां प्रचारित है ना बहुत सारी, हमको लगता है ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं हो जाएगा। आध्यात्मिक आदमी कभी किसी का बुरा कर सकता है क्या? तो आपके घर में, आपके रिश्तों में अगर कोई अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है तो यानी अब वो एक बेहतर इंसान बनने जा रहा है। उसमें हिंसा कम होगी, उसमें क्रूरता कम होगी, वो बेहतर किसी दूसरे को समझ पाएगा। अध्यात्म तो वास्तव में घर को घर बनाता है, वरना आमतौर पे हम ही बिखरे हुए लोग होते हैं तो हमारे घरों में भी एक बिखराव होता है। अध्यात्म का काम होता है वो एक केंद्र दे देना घर को। जब जब बिखरे हुए घर को या समाज को या देश को या विश्व को एक केंद्र मिल जाता है ना, सिर्फ तभी तो एकत्व होगा, तभी वो एकता आएगी जिसको हम प्रेम भी बोल सकते हैं। तो 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 ज्ञान, अध्यात्म ये कभी किसी के लिए बुरे हो ही नहीं सकते। ये बादल जहां भी बरसेगा इससे शुभता के ही फूल खिलेंगे। कोई न डरे, एकदम न डरे। और अगर उन्होंने सुनना थोड़ा बहुत भी शुरू कर दिया है तो धीरे धीरे वो खुद ही समझने लगेंगी। और ये इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। एक तो जो नशा है आचार्य जी, आज नशा, मतलब मैं इतना इमोशनल हो जा रहा हूँ इस बात पे, गांव की जड़ों में घुस चुका है आचार्य। मतलब स्मैक जैसी चीज कभी हम मूवी में देखा करते थे, बड़े बड़े कॉलेजेस का विषय हुआ करता था ये। आज ये स्मैक जैसा नशा, मैं बहुत ही मतलब इससे बड़े रूप में बता रहा हूँ कि मेरा काफी एक्सपीरियंस है, हम कहीं आते जाते हैं, छोटे छोटे स्तर पे ये नशा पहुंच रहा है। अब ये लिक्विड लिक्विड के रूप में भी हो सकता है,
या ये किसी अन्य साधन के रूप में हो सकता है, और जिसमें सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई है मुझे लगता है आज की यूट्यूब की दुनिया ने या जो मॉडर्न फिल्मों ने, जैसे रैपर्स के मैंने कई बार सॉन्ग देखे हैं, उनके गाने देखे हैं, तो अक्सर उनके गाने होते हैं कि वो बीच पे शूट कर रहे हैं, वो नाक पे ले रहे हैं, उनके साथ लड़कियां भी हैं। ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये बड़ी बड़ी ताकतों का एक बहुत इनका सिंडिकेट चल रहा है। ये छोटे छोटे स्तर पे नशे को ले आया है। जो नशा स्मैक जैसा नशा कभी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट का हुआ करता था, वो छोटी छोटी इंस्टीट्यूट में पहुंच चुका है, और यूथ इनमें अचानक धंसा हुआ है। मैंने अपनी पोस्टिंग के दौरान पाया था कि वो बंदा डॉक्टर थे, उनकी वाइफ टीचर थी, उनका एक ही लड़का था, और वो स्मैक की गिरफ्त में आ चुका था। उन्हें किसी ने बताया था, मेरे बारे में बताया था कि मैं इस पे काम करता हूँ। मैंने उसकी बहुत काउंसलिंग की, बहुत प्रयास किया मैंने, और जितनी हमसे क्षमता थी हमने प्रयास किया, मगर इनफैक्ट वो लड़का बहुत आगे निकल चुका था, और उस लड़के की मात्र उम्र 16 से 17 साल आचार्य थी। वो लड़का बीटेक या शायद एमसीए या बीटेक करने भोपाल गया था। तो ये तो एक वो केस है। और हमारी जो मैं जहां पे हूँ या जहां भी ट्रांसफर से होके आया, मैंने जहां भी देखा है, अपने गांव में देखा है, अपने कस्बे में देखा है, आज जो बच्चे ना 17 18 20 साल, बहुत कॉमन सा है, किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी हो, आप देखिए 16 17 साल के बच्चों को बियर के और दारू के नशे में आप झूमते हुए पाएंगे। ऐसा लगता है कि इनकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। आचार्य जी, इस पे जरा प्रकाश डाल दीजिए थोड़ा। और मैं चाहता हूं कि ये बात युवाओं तक पहुंचे। सच में आचार्य जी, यूथ बहुत दिग्भ्रमित है, बहुत दिग्भ्रमित है यूथ, और बड़ा मुझे तकलीफ होती है। देखिए, दो तरह के लोग हैं जो नशे नहीं करेंगे। आप 30 40 साल पहले के गांव में चले जाएं तो वहाँ इतना प्रचलित नहीं था। होली वगैरह पर किसी ने भांग ले ली वो अलग बात है, नहीं तो नशा आम दिनचर्या का अंग तो नहीं था। क्यों? क्योंकि एक उत्तेजित चेतना की दूसरी स्थिति हो सकती है, ऐसा सपना भी उन्हें कभी किसी ने नहीं दिखाया था। एक सीधी सरल साधारण जिंदगी थी, और तरक्की करके थोड़ा उससे आगे निकला जा सकता था और उसमें संतुष्टि हो जाती। लेकिन ऐसा सपना ही किसी ने दिखाया नहीं था तब तक कि आपको कुछ बहुत तड़क भड़क भरा, चकाचौंध भरा मिल सकता है। और सपने बड़ी जबरदस्त चीज होते हैं। एक बार वो आपको दिखा दिए गए ना, फिर आप उनको ये इनके इन प्रकारेण पूरा करना चाहते हो। जो दूसरा वर्ग है जो नशा नहीं करेगा, वो है जिनको मन को, चेतना को ऊपर उठाने का कोई समुचित साधन, जरिया मिल ही गया है। उनको भी नहीं है। ठीक है, जो अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट है उसको भी नशा नहीं चाहिए, और जिसको अपनी स्थिति से ऊपर उठने का कोई सही तरीका मिल गया है उसको भी नशा नहीं चाहिए। नशा किसको चाहिए? अब समझिए, जो बीच वाले हैं इनको चाहिए। क्यों चाहिए? हैं तो गांव में, हैं तो गांव में, और वो गरीबी और अशिक्षा से भरा हुआ गांव है जहां पर प्रगति के कोई बड़े अवसर भी नहीं है, साधन भी नहीं है। लेकिन उसको सपने दिखा दिए गए हैं गुड़गांव के या और आगे के सपने। ऐसे सपने जो पहली बात तो झूठे हैं, जो उसको दिखाया जा रहा है। आपने यूट्यूब बोला, आपने रील्स बोला, जो उसको दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे या टीवी पे, पहली बात तो वो अपने आप में झूठा है। दूसरी बात, उसका अगर कुछ हिस्सा तथ्यात्मक भी है तो वो तथ्यात्मक हिस्सा इस गांव के बंदे की पहुंच से बहुत बाहर का है। तो उसको तुमने उत्तेजित तो कर दिया, लेकिन जो विषय दिखाकर उत्तेजित किया, उस विषय को पाने का उसके पास कोई साधन नहीं है। 40 साल पहले का जो लड़का है वो उत्तेजित करा ही नहीं जा रहा, क्योंकि उसको कोई दिखाने वाला नहीं था ये सब। भाई, आप 40 साल पहले के हो, कोई आके आपको नहीं बताता कि आपकी वॉल स्ट्रीट पर लाइफ ऐसी हो सकती है। क्या आपको अगर ऑस्ट्रेलिया में बसने को मिल जाए तो आप इस तरीके से ऐश करोगे? कोई नहीं आके आपको बताता। कोई आपको स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों के चित्र नहीं दिखाता। तो आप जैसे हो उसमें संतुष्टि हो जाती थी, चेतना को बहुत उत्तेजना मिलती ही नहीं थी।
दूसरी ओर आज भी ऐसा आदमी जो जीवन का अपना लक्ष्य जानता है और उस लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहा है, उसको भी नशा वशा नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए लक्ष्य ही नशा है, वो उसी में डूबा हुआ है। लेकिन बीच वाले लोग कौन से हैं, हम ये थोड़ा समझें। बीच वाले वो लोग हैं कि जो रहते तो किसी गांव में या छोटे कस्बे में हैं, लेकिन जिनको सपने दिखा दिए गए हैं कैलिफोर्निया के। अब जब तक तो ये कैलिफोर्निया को देख रहा है, तब तक एक मादकता मन पर चढ़ी हुई है। उसको लगभग ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्चुअल रियलिटी है और मैं स्वयं भी कैलिफोर्निया ही पहुंच गया। ठीक है ना, वो ये सब देख रहा। और इतनी सामग्री है सोशल मीडिया पर, आप जानते ही हो कि हर मिनट हजारों घंटे या शायद उससे भी ज्यादा की सामग्री अपलोड होती है। मैंने 1 मिनट यहाँ भी था और उस 1 मिनट में हजारों घंटों की सामग्री, अब लाखों हो गया होगा, लाखों घंटों की सामग्री अपलोड हो जाती है। तो आप जितना देखते चलो उतना कम है। जितना अपलोड हो रहा है उतना देखने के लिए आपके 500 जन्म भी कम पड़ेंगे। आपके एक जन्म में ही जितना अपलोड हो जाएगा वो देखने के लिए 500 5000 जन्म भी कम पड़ेंगे। तो आप देखते जाओ, देखते आप देख रहे हो और देखते जा रहे हो और देखते हो, अच्छा ऐसा होता है, इतनी बड़ी कार होती है, इतना बड़ा हवाई जहाज होता है, अच्छा क्या प्राइवेट जेट भी हो सकता है, ये क्या सड़कें हैं, क्या बात है, अरे ये कितनी आकर्षक लड़कियां हैं। अब ये सब आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। और ये आपने फोन में सब देख लिया, फोन हो गया डिस्चार्ज, तो फोन ऐसे रख दिया और आपने वैसे फोन से ऐसे सर उठाया, तो यहाँ चारों तरफ क्या है, बदहाली, गरीबी, बेईमानी, अशिक्षा, रोजगार के अवसरों का अभाव, टूटी हुई सड़कें जिन्हें सड़क भी नहीं बोलेंगे, गलियां हैं, गंदा पानी भरा हुआ है इधर उधर जिसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल सड़ी हुई मान्यताएं हैं लोगों की। आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां पे आप ये सब देखते हो, जब आप सर ऊपर उठाते हो, फिर आप फोन में देखते हो, फिर आपको दिखाई देता है ये वो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, डॉलर बरसेंगे, बहुत आनंद आएगा। लेकिन आप फोन कब तक देखते रहोगे? रियलिटी हैज अ वे टू कैच अप, है ना। आपको फोन भी चार्ज करना है तो आपके गांव में लाइट ही नहीं आ रही, लो हकीकत ने आकर के पीछे से पकड़ लिया आपको कि तू क्या फोन पे देख रहा है। कैलिफोर्निया, तू ऐसी जगह रह रहा है जहां फोन चार्ज करने के लिए भी लाइट नहीं आती, और खड़े होकर सड़क पे ऐसे देख रहे थे, तभी पीछे से आकर कोई भैंस मार गई, बिल्कुल जिंदगी ने दे दिया धक्का। तो कैसे जिए इन दोनों के बीच में? एक है बिल्कुल जो जमीनी तथ्य है जीवन का, और दूसरा है वो जो आपको चौकाचौंध भरे झूठे सपने दिखा दिए गए हैं। तो ये जो अंतराल है, इसको पाटने के लिए फिर नशे का इस्तेमाल होता है। नशे में ऐसा लगने लग जाता है मैं वहीं पहुंच गया। जो होश की साधारण स्थिति है वो बहुत दुख देने लगती है, तब होश की साधारण स्थिति को हटाने के लिए आदमी बेहोशी को चुनता है, वो नशा है। मैं अगर होश में आऊंगा तो फिर मुझे क्या देखना पड़ेगा? यही सड़ा गांव, यही सड़े लोग, वही भैंस, वही टूटी सड़क, वही बदहाली, वही गरीबी, वो सब फिर वही देखना पड़ेगा। तो उससे बेहतर क्या है? मैं बेरोजगार हूं, मैं जाके कहीं पड़ जाता हूं, कोई सस्ता नशा किसी ने कुछ ला करके दे दिया, कोई आयोडेक्स चाट रहा है। अब गरीबी है तो और क्या करोगे? वो बहुत लोग होते हैं वो कफ वफ की दवाइयां पीते हैं, उससे ही नशा कर लेते हैं। बहुत लोग होते हैं जो मर जाते हैं क्योंकि वो कच्ची शराब है, जो वो मिथाइल अल्कोहल है, उसको पी करके मर गए। क्यों? वो कहते हैं कि नशे की हालत होश की हालत से बेहतर है, क्योंकि होश में आते हैं ना तो बड़ा दर्द होता है। माँ बाप ने इतनी औलादें पैदा कर दी बिना सोचे कि इनको पढ़ाएंगे कैसे, इनको आगे क्या बढ़ाएंगे। होश में आते हैं बड़ा दर्द होता है, हम बस पैदा कर दिए गए हैं, पैदा करके छोड़ दिए गए हैं। बहुत तकलीफ होती है जीने में। 30-30 साल के हो रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। और गांव का माहौल ऐसा है कि किसी लड़की से बात भी नहीं कर सकते, और यहां फोन में लगातार क्या है, अधनंगे जिस्म। अब भीतर से वासना बिल्कुल उबल रही है, और गांव का माहौल ऐसा है कि उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, और शादी होगी नहीं क्योंकि रोजगार नहीं है। शादी भी नहीं हो सकती, किसी स्त्री से साधारण बातचीत भी नहीं कर सकते क्योंकि संस्कृति ऐसी नहीं है, और वासना भीतर से उठ ही रही है, और जितना रील्स देखते हैं उतनी वासना उठती है। तो फिर क्या करोगे? कहोगे कि हकीकत झेली नहीं जाती, इससे बेहतर क्या है? नशा। तो नशा अपना फैलता जा रहा है। ये मैंने व्यक्तिगत तल पे कारण बोला।
इसी बात को आप व्यवस्थागत तल पे देखोगे तो फिर उसमें ये सब भी आ जाएगा कि जो कई तरह के डीप स्टेट्स हैं वो अपने एम्स की फंडिंग के लिए क्या करते हैं, उसमें ओपीएम आ जाता है, 100 तरह के और नशे आ जाते हैं। तो फिर वो लेकिन फिर वो एक सिस्टमिक पर्सपेक्टिव हो जाएगा कि किस तरीके से ये नशे की चीज़ों को घर घर तक, स्कूलों तक पहुंचा करके टेररिज्म और अन्य कई तरीके की बहुत ही नालायक कामों की फंडिंग करी जाती है। वो लेकिन एक दूसरा मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे से आप वाकिफ़ होंगे ही, आपकी नौकरी ऐसी है। यहाँ तक भी है कि जब जब मालूम है आपको, जब चुनाव आते हैं तो ये व्यापार ज़्यादा बढ़ जाता है। अनुमान ये भी है कि भारत में चूंकि ट्रांसपेरेंट तो है नहीं ना जो इलेक्टोरल फंडिंग है पूरी, अनुमान यहाँ तक भी है कि यही सब पूरा भांग, गांजा, धतूरा, शराब, इसी के जो गैर कानूनी व्यापार से जो कैश जनरेट होता है वो चुनावों में भी इस्तेमाल होता है कुछ हद तक। अब ये बात कभी साक्ष्य के साथ सामने आ नहीं सकती, तो इससे ज़्यादा हम कह नहीं सकते। थैंक यू आचार्य जी, आपका बहुत बहुत। प्रश्न तो बहुत है मगर आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। आगे अगली अगली बार मौका मिला। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है और मैं आचार्य जी की शिक्षाओं के साथ लगभग 8 महीनों से जुड़ी हूँ रेगुलरली गीता सत्संगों के साथ। और जीवन में परिवर्तन तो बहुत हुए हैं और आज तक तो मैं पहली बार सीख में आई हूँ। अभी तक मैं सीख साझा करने नहीं आई थी, तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही है कि मैं आज सामने आ पाई हूँ। और आज के सत्र से मैंने सीखा है कि कर्मों का निर्धारण हम नहीं कर सकते देख करके। कर्म अच्छे या बुरे कैसे भी हो सकते हैं। जो आज तक मेरी मान्यताएं थी, पाप या पुण्य, जो भी कर्म है वो पाप या पुण्य के बेस पे होता है, पर वैसा होता नहीं है। कर्ता के बेस पे हर चीज होती है, तो कर्मों का हम निर्धारण नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। हमें कर्ता को देखना होगा और कर्ता को देखने की विधि आत्मावलोकन की विधि होती है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आचार्य जी से सीखी है। और आत्मावलोकन के लिए मुझे जो आचार्य जी से सीख मिली है कि किसी और की सहायता मैं नहीं ले सकती, मुझे स्वयं ये काम करना पड़ेगा और इसके लिए मैं स्वयं की सहायता स्वयं ही कर सकती हूँ। तो अभी तक मेरी ये सीख है और आगे मैं सीख रही हूँ, मुझे बहुत लाभ हो रहा है। धन्यवाद।